हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। मैंने पिछली वीडियो में मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया था, उसके बाद प्रभावी गुण वो प्रभावी गुण बता दिए थे, समझा दिए थे। अब मेंडल के नियम को हम पढ़ने जा रहे हैं। मेंडल के नियम को पढ़ने से पहले फिर से एक बार प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण के बारे में समझते हैं। प्रभावी गुण को इंग्लिश में डोमिनेंट कैरेक्टर, जबकि अप्रभावी गुण को रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। प्रभावी गुण वह होता है जब संकरण कराया जाता है तो अपने आप को प्रकट कर पाता है, अपने आप को, अपने गुण को प्रकट कर लेता है, वह प्रभावी गुण कहलाता है। यानी कि ताकतवर होता है ये गुण और प्रकट कर जाता है। वो प्रभावी गुण पर वह होता है जिसको प्रकट होने नहीं देता है, उसके गुण को दबा दिया जाता है, उसे वो प्रभावी गुण यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। तो प्रभावी गुण वो हो गया कि संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई पड़ने वाला लक्षण, जबकि वो प्रभावी गुण हो गया संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़े दिखाई नहीं पड़ने वाला लक्षण। अब चलते हैं मेंडल के नियम पे। मेंडल के नियम 3 है। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो प्रभाविता का नियम होता है कि ये प्रभावी होते हैं वो प्रभावी पे, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है प्रभावी हो जाते हैं रिसेसिव कैरेक्टर पर। इसमें जो है क्या होता है, कारक युग में पाए जाते हैं। ये कारक युग में पाए जाते हैं, युग मतलब जोड़ा में पाए जाते हैं। यदि कारक के दोनों सदस्य वह समान हो तो इसमें से एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। यानी कि यदि कारक के दोनों सदस्य जो है वह समान हो, एक जैसा नहीं हो, तो इसमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाते हैं। प्रभावी कारक जो है वो प्रभावी कारक के गुण को दबा देता है, अर्थात उसे प्रकट नहीं होने देता है, और प्रभावी कारक स्वयं के गुण को प्रदर्शित करता है। प्रभावी कारक यानी कि टी व प्रभावी कारक स्मॉल टी, प्रभावी कारक को कैपिटल टी से दर्शाते हैं और वो प्रभावी कारक को स्मॉल टी से प्रकट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी के कारक युग्म होने पर पौधा क्या होता है, लंबा होता है, हाइब्रिड होता है, संकरण होता है। तो हमने जो है देखे यहाँ पे लंबा पौधा टी दोनों कैपिटल टी को दोनों स्मॉल टी बौना पौधा से क्रॉस कराए, तो इसमें से एक टी और इसका एक टी आया, तो लंबा पौधा स्मॉल टी बड़ी टी और इसमें भी स्मॉल टी बड़ी टी, ये F1 पीढ़ी हुआ, इसका युग्मक जो है लंबा होता है। तो प्रभाविता का नियम में एक यानी कि F1 पीढ़ी में जो है 2 युग्मक बना, दोनों लंबा है, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हुआ प्रभाविता का नियम, यानी कि प्रभावी हो गया। एक जोड़ा जो है लंबा और एक जोड़ा बौना पौधा को लिया, तो इससे जो युग्मक बने जो है दोनों लंबा बना। दोनों टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को लंबा कहते हैं। तो ये जो है कैपिटल टी जो है स्मॉल टी को जो है दबा दिया, स्मॉल टी के गुण को जो है दबा दिया, इसलिए ये युग्मक जो है लंबा हुआ। तो F1 पीढ़ी जो है ये प्रभाविता का नियम है। अगर ये परीक्षा में आए प्रभाविता के नियम को लिखें तो जो है इसको
आप लिख सकते हैं। दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक मतलब होता है अलग करना। तो क्या है इसमें, युग्मक बनने के समय जब गैमीट बनते हैं तो कारकों अथवा एलील के सदस्य विसंयोजित यानी कि पृथक्करण यानी कि अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक को दो में से एक कारक प्राप्त होते हैं। इसे ही विसंयोजन का नियम अथवा पृथक्करण का नियम कहते हैं। प्रत्येक युग्मक में पहुँचने वाला कारक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। यानी कि युग्म जिस समय बनते हैं, गैमीट जिस समय बनते हैं, तो एलील के जो सदस्य होते हैं, एलील के जो सदस्य होते हैं यानी संतान के जो सदस्य होते हैं वो अलग होते हैं, विसंयोजित हो जाते हैं और प्रत्येक युग्म में जो है दो में से एक कारक प्राप्त होता है। इसे ही विसंयोजन अथवा पृथक्करण का नियम कहते हैं। और प्रत्येक युग्मक में पहुँचने वाला कारक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। तो F1 पीढ़ी में हमने देखा था दोनों लंबा पौधा हुआ था और दोनों लंबा पौधा का हम एक दूसरे से क्रॉस करा रहे हैं F2 पीढ़ी में। तो इसका जो है एक लंबा टी और एक स्मॉल टी को जहाँ पर इस तरह से देखे हैं, एक लंबा टी एक स्मॉल टी और इसका एक लंबा टी इसका एक स्मॉल टी से हम क्रॉस कराएं यहाँ पे, तो ये टी और ये टी मिलकर दोनों लंबा टी बना। यानी कि ये लंबा टी जो है दोनों ये जो है शुद्ध लंबा को दर्शाता है। और जब ये टी और इस टी से क्रॉस किया तो एक लंबा टी और एक स्मॉल टी जिसे हम लोग लंबा कहते हैं, यह लंबा जो है गैमीट बना, लंबा पौधा बना। फिर ये टी और ये टी स्मॉल टी और कैपिटल टी से बने तो फिर लंबा बना और फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी से बना तो ये जो है बौना पौधा बना। और ये बौना शुद्ध बौना है और ये जो दोनों कैपिटल टी है दोनों शुद्ध लंबा है। तो यही हमने लिखे हैं यहाँ जीनोटाइप में टी कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी। तो शुद्ध जो है एक ठो प्राप्त हुआ है यहाँ पे और लंबा जो है दो ठो प्राप्त हुआ है, एक और दो, और शुद्ध जो बौना है एक प्राप्त हुआ है। इसे जीनोटाइप कहते हैं। ये जीनोटाइप इसलिए कहते हैं, इन्होंने इसमें जीन को दर्शाया है, जीव की संरचना, जीन की संरचना को दर्शाया। जबकि फिनोटाइप में जीन की संरचना की बात नहीं होती है। इसमें सिर्फ हम बोले कि शुद्ध लंबा कितना है, शुद्ध बौना कितना है, तो वो शुद्धता जो है फिनोटाइप को दर्शाता है। तो शुद्ध लंबा एक है और शुद्ध जो है बौना एक है, तो ये फिनोटाइप को दर्शा रहा है 1:1। जबकि जीनोटाइप जो है 1:2:1 यानी कि एक जो है शुद्ध लंबा, दो लंबा और एक बौना को दर्शा रहा है। तो आप लोग पृथक्करण के नियम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप को एक बार और ध्यान से देख लें कि जीवों के जीन की संरचना का अध्ययन जो है जीनोटाइप है, जबकि फिनोटाइप किसी भी लक्षण का बाहरी रूप से लंबा या बौना यानी कि शुद्ध लंबा या शुद्ध बौना को दर्शाता है। अब चलते हैं मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो आप लोग को भारी लगता है, हार्ड लगता है, लेकिन काफ़ी आसान है। इसमें क्या किया है मेंडल ने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण वाले भिन्न पौधों के मध्य संकरण कराया। इसे ही द्विसंकरण प्रयोग कहते हैं। यानी कि दो जोड़ी विपर्यासी यानी कि अलग अलग लक्षण वाले भिन्न पौधों के मध्य संकरण कराया, इसी ही द्विसंकर प्रयोग कहते हैं। इसमें उसने किससे संकरण कराया, गोल व पीले बीज जो है पूरा गोल और पूरे जो है पीले येलो बीज लिया। दूसरा जो है झुर्रीदार वो हरे, झुर्रीदार मतलब छोटा और हरा बीज लिया और पौधे के मध्य जो है संकरण कराया। तो देखते हैं किस तरह से संकरण हुआ है। यहाँ पे देखिए पीला गोलाकार बीज है, यहाँ हरा झुर्रीदार बीज है और दोनों से एक एक जो निकाला है, एक वाई लिया है यानी कि एक जो है पीला और हरा, इधर से एक जो है हरा और एक झुर्रीदार बीज लिया है और इससे जो युग्मक बने हैं बड़ा
वाई से छोटा वाई और फिर बड़ा आर से छोटा आर, यानी कि पीला और गोलाकार बीज है। पीला क्यों है, जबकि एक छोटा होने के बाद भी पीला क्यों लिखे हैं? तो आप जानते हैं कि प्रभावी गुण जो है वो प्रभावी को जो है वो प्रभावी पर हावी हो जाते हैं। प्रभावी गुण ताकतवर होते हैं, जिससे कि संकरण कराने के बाद वो अपना गुण प्रकट करते हैं। प्रभावी गुण वो प्रभावी गुण को प्रकट नहीं होने देते हैं। और बड़ा आर छोटा आर जो गोलाकार बीज को दर्शा रहा है, जबकि छोटा आर है एक आर, तो आप जान गए कि छोटा आर का जो है गुण को जो है विलुप्त कर दिया, आर प्रभावी हो गया, तो पीला गोलाकार बीज जो है प्राप्त हुआ। ये पीला गोलाकार बीज दो को जो है आपस में मिला, तो आप देखें इस तरह से पीला गोलाकार बीज प्राप्त हुआ। और इसमें जो है किस तरह से संकरण कराया गया है आगे देखते हैं। इसमें जो है जो यहाँ पर प्राप्त हुआ बीज, यहाँ पर जो प्राप्त हुआ वाई वाई आर आर, फिर यहाँ कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर आर से इसमें जो क्रॉस कराया, तो आपस में वाई आर फिर वाई स्मॉल आर फिर आर, इस तरह से बना। और फिर इस सब को जो है क्रॉस कराया गया है यहाँ पर के, जब यहाँ क्रॉस कराया गया युग्मक में, तो यही यहाँ से इधर वाले और इधर वाले से क्रॉस कराया गया, तो ये वाई बड़ी वाई कैपिटल वाई, इस कैपिटल वाई से दो कैपिटल वाई और दो कैपिटल आर, इस तरह से क्रॉस कराया गया। फिर इसको इससे क्रॉस कराया गया, फिर इससे इसको क्रॉस कराया गया, फिर इससे क्रॉस कराया गया, तो इस तरह से प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे इससे क्रॉस कराया गया, फिर यहाँ इससे इसके क्रॉस कराया गया। इसी प्रकार क्रॉस कराने के बाद जो है जीनोटाइप और फिनोटाइप का जो अनुपात निकला है, जीनोटाइप में जो है 1:2:2:4 1:2:1:1 ये जीनोटाइप हैं। जबकि फिनोटाइप में जो है 9:3:3:1 है। तो आप देखें किस तरह से क्रॉस कराया गया है। पहले इसको समझने से पहले यहाँ भी एक बार फिर समझ लें, यहाँ किस तरह से बीजजनक पीढ़ी में जो है क्रॉस हुआ है। इसमें दो तरह के जो है बीज लिए गए हैं, पीला और गोलाकार बीज, हरा और झुर्रीदार बीज। इससे जो युग्मक बना, एक वाई और एक आर लिया इधर से, और यहाँ पर दोनों एक स्मॉल वाई और स्मॉल आर लिया, और दोनों से ये जो युग्मक बना पीला गोलाकार बीज बना। इस पीला गोलाकार बीज को फिर क्रॉस कराया गया यहाँ पे वाई वार से, और यहाँ फिर एक ठो लिया गया, तो दोनों को क्रॉस कराए गए। तो ये वाई और आर, ये वाई जो है इस आर से क्रॉस हुआ, फिर ये वाई जो है इस आर से क्रॉस हुआ, तो इस तरह से प्राप्त हुआ। फिर इस दोनों को क्रॉस करा करके यहाँ पर जो है जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात निकाला गया। तो आप लोग ने देखा, इसको समझा, और इससे निष्कर्ष निकला। अतः इससे निष्कर्ष निकला कि द्वितीय पीढ़ी में लक्षण का स्वतंत्र रूप से पृथक्करण होने के कारण प्रत्येक जोड़ी के विपर्यासी लक्षण दूसरी जोड़ी के विपर्यासी लक्षणों से स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। इस कारण इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। इससे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। इसमें जो है आप वीडियो को 2-4 बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को रोक कर इसका जो है डिफिनेशन यानी परिभाषा लिख भी सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। जहाँ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बोलें, हम आपको फिर से इस वीडियो को समझाएंगे अगले वीडियो में और आपको बताने का पूरा प्रयास करें। इस वीडियो में आज इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।